ने मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम को दिया होगा या मध्य प्रदेश के सिलेबस में पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपको एक हेडिंग पढ़ने को जरूर मिली होगी। कौन सी? कि मध्य प्रदेश को गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्यों कहते हैं। अब कई लोगों ने या तो ल्यूसेंट या महेश कुमार बर्णवाल या फिर एनी अदर ऑल जो बुक्स होती है उन बुक्स में एक फैक्ट के रूप में पढ़ जरूर लिया होगा, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि मध्य प्रदेश को गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्यों कहते हैं, जबकि मध्य प्रदेश किसके अंतर्गत है? भारत के अंतर्गत है। और आप लोग बखूबी जानते हो कि भारत एशिया महाद्वीप में है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है कि पता होगा कि एशिया महाद्वीप अंगारा लैंड का हिस्सा है। मैंने क्या बोला कि एशिया महाद्वीप अंगारा लैंड का हिस्सा है। तो भाई जब एशिया महाद्वीप अंगारा लैंड का हिस्सा है और उस एशिया महाद्वीप में हमारा भारत है तो इस हिसाब से तो भारत भी किस भूमि का हिस्सा हुआ? तो आप लोग क्या बोलोगे कि अंगारा लैंड का हिस्सा हुआ। तो यदि भारत अंगारा लैंड का हिस्सा है एशिया महाद्वीप के अनुसार तो फिर मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्यों हुआ? तो देखो दोस्तों, क्वेश्चंस पूछने का जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस का मेन रीजन क्या होता है? सामने वाले जो भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि क्या आपको इस बात का ज्ञान है या नहीं। वो ये देखता है कि आपको इस बात का ज्ञान या नॉलेज है या नहीं, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या गलती करते हैं? हम लोग ये गलती करते हैं कि हम सिर्फ एक फैक्ट के रूप में पढ़ लेते हैं और अदर फैकल्टीज भी हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं कर पाती है कि फैक्ट पढ़कर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हेडिंग है हमारी दोस्तों महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति। ठीक है, हेडिंग आपके पास में, थंबनेल आपने देख लिया है। एकदम स्टार्ट करते हैं जीरो बेस से। सबसे पहले आपको याद रखना है किसके अंतर्गत, जब भी आपको पता चलेगा कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमपी या फिर इंडिया, इन दोनों में से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन सबसे बेसिक टॉपिक देखिए, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको यहां पे सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना है और उस वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है? अल्फ्रेड वेगनर। जो थंबनेल जो टॉपिक आपने देखा है कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात की जानकारी अच्छे से प्राप्त करने के लिए आपको एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना पड़ेगा, जिनका नाम क्या है? अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है? अल्फ्रेड वेगनर। और ये कहाँ के हैं? तो आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा कि ये जर्मनी के हैं। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। ठीक है, और जर्मनी के ये वैज्ञानिक तो है लेकिन किस फील्ड के? तो यहां पर आपको फ्रेंड्स एक बात याद रखनी पड़ेगी कि ये एक भौतिक शास्त्री है। ये क्या है? एक भौतिक शास्त्री है, समझ रहे हो। यानी कि अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक वैज्ञानिक है जो कि जर्मनी के हैं, और जर्मनी के हैं वैज्ञानिक लेकिन किस फील्ड के? तो एक भौतिक शास्त्री है। ठीक है, और हुआ क्या फ्रेंड्स कि 1912 में इनकी एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। 1912 में इनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ। अब प्रकाशन का मतलब समझ गए होंगे, पुस्तक लिखने के बाद में प्रकाशित हो गई। किनकी? अल्फ्रेड वेगनर की। कब? 1912 में। पुस्तक का नाम यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि बुक नेम। पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस। देखो बहुत इजी चीज है, समझ रहे हो कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित अगर हमें जानकारी लेनी है तो वैज्ञानिक का नाम अल्फ्रेड वेगनर, जर्मनी के थे, प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री है। 1912 में इनकी एक पुस्तक आई, पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस। हिंदी में इसको कहते हैं दोस्तों महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति। समझ रहे हो। तो चलो एक बात यहां पर क्लियर हो जाती है आपके सामने। जब हम लोग आगे देखेंगे तो इस पुस्तक को जब आप पढ़ोगे, समझ रहे हो,
अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार इस पुस्तक को जब आप पढ़ोगे तो इस बुक में आपको क्या क्या चीज़ें या कौन सी जानकारी आपको मिलेगी, समझना इस चीज़ को। तो बतौर जानकारी आप देखोगे बतौर जानकारी आप इस बुक को जब पढ़ोगे, एक मिनट, जब आप इस पुस्तक को पढ़ोगे फ्रेंड्स, तो इस पुस्तक में यह लिखा है कि सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी थी, सबसे पहले हमारी पृथ्वी कैसी थी? आग का गोला थी। यानी कि यहां पर हम लोग एक बात यह समझ लेते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में हमें यह पता चल गया कि सबसे पहले हमारी पृथ्वी कैसी थी? तो हमारी पृथ्वी थी आग का गोला। कैसी थी हमारी पृथ्वी? आग का गोला। ये हमें कैसे पता चला? ये अल्फ्रेड वेगनर ने अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग उस पुस्तक में लिखा है कि सबसे पहले हमारी पृथ्वी कैसी थी? आग का गोला थी। करोड़ों वर्षों के बाद में ये पृथ्वी क्या हुई? ठंडी हुई। समझ रहे हो? करोड़ों वर्षों के बाद में ये पृथ्वी कैसी हो गई? ठंडी हो गई। और ठंडी होने के बाद इस पृथ्वी के अंदर, ठंडी होने के बाद में हम लोग देखेंगे तो इस पृथ्वी पर एक भूखंड, अभी एक भूखंड, पूरी पृथ्वी वैसे भूखंड की बनी होती है, ठीक है। तो ठंडे होने के बाद में इस पृथ्वी पे सबसे पहले पानी की उत्पत्ति हुई। ठंडी होने के बाद में इस पृथ्वी पे सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? जल की उत्पत्ति हुई। और कई लोग जानते होंगे, अब ठंडी भी जो हुई है फ्रेंड्स, तो उसमें भी कम से कम करोड़ों वर्षों का समय लगा हुआ है। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सबसे पहले पृथ्वी कैसी थी? आग का गोला थी। करोड़ों वर्षों के बाद में पृथ्वी ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद में इस पर जल की उत्पत्ति हुई। यानी कि सिर्फ एक महासागर उस समय पाया जाता था और इस एक महासागर का नाम, इस एक महासागर को, यानी कि जलीय महासागर है, इसे नाम दिया गया था उस समय पैथालासा। क्या नाम दिया गया था? पैथालासा। और इस पैथालासा के अंदर जो आपको एक भूखंड नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, इस एक भूखंड को नाम दिया गया था पेंजिया। इस एक भूखंड को क्या नाम दिया गया था? पेंजिया। समझ रहे हो? यानी कि अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सबसे पहले पृथ्वी आग का गोला थी। करोड़ों वर्षों के उपरांत जब पृथ्वी ठंडी हुई तो उस पर पानी की उत्पत्ति हुई। यानी कि सिर्फ एक महासागर, यानी कि एक जलराशि, और उस एक जलराशि का नाम भी एक ही हुआ करता था, जिसे हम लोग पैथालासा कहते हैं। वर्तमान समय की यदि हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान समय में आप लोग ये बताओगे कि बताइए कि वर्तमान समय में कितने महासागर हैं? तो आप लोगों को बखूबी पता है कि 5 महासागर है। लेकिन सबसे पहले जब पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति हुई उस समय सिर्फ एक महासागर पाया जाता था और उस एक महासागर का नाम क्या था? पैथालासा। और उस एक महासागर के अंदर सिर्फ एक भूखंड पाया जाता था, उस एक भूखंड का नाम क्या था? पेंजिया। अब इसका मतलब ये हो गया कि वर्तमान में जो 7 महाद्वीप जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उन 7 महाद्वीपों का निर्माण किस सुपर कॉन्टिनेंट से हुआ है? तो आप लोग क्या आंसर दोगे? पेंजिया, क्योंकि ये भी तो क्या है? एक भूखंड है। समझ रहे हो? और इसी भूखंड से वर्तमान में 7 महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है। क्लियर? ओके, ठीक है। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो जो पेंजिया है ये टूटेगा, डेफिनेटली टूटेगा, क्योंकि पेंजिया टूटेगा, कुछ टुकड़ों में बटेगा, तभी तो हमें 7 महाद्वीप नजर आएंगे। क्योंकि अभी तो ये पूरा का पूरा एक ही सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है, एक ही संरचना के रूप में है, और वर्तमान में हमें 7 संरचनाएं देखनी है। समझ रहे हो? 7 महाद्वीपों के रूप में। अरे भाई, हमारा टॉपिक भी क्या है? महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है। और इसी के अकॉर्डिंग तो हमें यह पता चलेगा कि मध्य प्रदेश किस महाद्वीप में है या भारत किस महाद्वीप में है और भारत के आसपास कौन कौन से महासागर हैं। समझ रहे हो? एकदम बेसिक जीरो से सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जब हम लोग इन संरचनाओं का कलेक्शन करेंगे तभी तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे उन चीजों को। समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी आग का गोला थी, करोड़ों वर्षों के उपरांत ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद में इसमें एक जलराशि की उत्पत्ति हुई, उसे नाम दिया गया पैथालासा, और उस पैथालासा के अंदर एक भूखंड था जिसे नाम दिया गया पेंजिया। ठीक है। अब जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे की सीक्वेंस में दोस्तों आप लोग ये देखोगे, आगे की सीक्वेंस में हम लोग ये देखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं।
ओके, तो यहां तक का प्रोसेस हमारे पास में हो गया है। आगे फ्रेंड्स हम लोग ये देखेंगे कि पुनः लाखों वर्ष के उपरांत जो पेंजिया है वो दो पार्ट में टूट जाता है। कैसे? ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, और जो पेंजिया वाला पार्ट है, जो पेंजिया है, वो पेंजिया आपका दो भूखंडों में टूट जाता है। कितने भूखंडों में? दो भूखंडों में। देखो पेंजिया यहां पर टूट गया है, टूटने की सीक्वेंस क्या होगी वो भी मैं आपको भी बताता हूं, ठीक है। पहले हम इनके नाम देख लेते हैं। जो पेंजिया के उत्तर में है इसे नाम दिया गया अंगारा लैंड। जो पेंजिया के उत्तर में ये वाला जो पार्ट है इसे नाम दिया गया अंगारा लैंड। पेंजिया के उत्तरी भूखंड को किस नाम से जानते हैं? अंगारा लैंड। और पेंजिया के दक्षिणी भूखंड को कहते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अब यहां पर आप लोगों के दिमाग में एक बात तो आ गई होगी। कौन सी? एक बात ये आ गई होगी कि भाई गोंडवाना लैंड का नाम तो हम लोगों ने सुना है, मध्य प्रदेश जियोग्राफी के अंतर्गत कई बार हम लोगों ने हमें सुनने को मिला है कि मध्य प्रदेश को गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहते हैं, लेकिन ये है कहां पे? दक्षिण में। समझ रहे हो? तो सीक्वेंस देखना। चलो ये तो हमने सिर्फ पेंजिया के दो टुकड़े कर दिए यहां पे, लेकिन हमें तो ये भी पता है ना कि इन भूखंडों के बीच में, इन भूखंडों के बीच में जल राशि भी तो है, पानी भी तो है। इन भूखंडों के बीच में जल राशि भी तो है। समझ रहे हो? अब देखो यहां पर एक बात आपको नोट करके लिखनी पड़ेगी, बारीकी से नोट करके आपको सिर्फ इतना लिखना है कि किन्हीं भी दो भूखंडों के बीच में जब कोई जल राशि प्रवेश करती है तो वहां पे एक सागर या महासागर की उत्पत्ति होती है। नोट करके आपको आपकी कॉपी में लिख देना है। क्या लिखना है? कि किन्हीं भी भूखंडों के बीच में जब कोई जल राशि प्रवेश करती है तो वहां पे एक सागर या महासागर की उत्पत्ति होती है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो पेंजिया एक भूखंड है, और पेंजिया भूखंड कितने भाग में टूटा है? दो भाग में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और इन दो भूखंडों के बीच में आप देख रहे हो यहां पे किसके जल ने प्रवेश किया? तो आप लोग क्या बताओगे कि सर पेथालासा के जल ने प्रवेश किया है। और अभी आपने लिखा है कि किन्हीं भी दो भूखंडों के बीच में जब कोई जल राशि प्रवेश करती है तो वहां पे एक नए सागर या महासागर की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जब पेथालासा के जल ने प्रवेश किया तो यहां पे एक नए सागर को नाम दिया गया जिसे कहते हैं हम लोग टेथिस सागर। क्या कहते हैं? टेथिस सागर। यानी कि यहां से आपका एक क्वेश्चन फिर बन जाता है कि भाई टेथिस सागर की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहां पे हुई थी? तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में हुई थी। क्लियर इतना? ठीक है, ओके। तो यहां पे तो देखो फिलहाल सिर्फ तीन सीक्वेंस हमारे सामने आई है। जो आपका पेंजिया वो दो पार्ट में टूट गया। अब बात यहां पर कई लोगों के दिमाग में ये भी आएगी कि सर पेंजिया दो पार्ट में टूटा कैसे? इतनी बड़ा भूखंड है, दो पार्ट में कैसे टूट गया? और टूटने में भी टाइम बहुत लगा है, लाखों वर्ष लगे टूटने में। समझना इस चीज को, कैसे टूटा है। अगर आपको पता हो तो जो हमारी पृथ्वी है फ्रेंड्स, अगर हम लोग हमारी पृथ्वी की सरफेस को देखेंगे इस प्रकार से, ये ऊपरी जो सरफेस है इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, जहां पर हम लोग रहते हैं। कहां पे? सबसे ऊपर, टॉप पे, ठीक है। पृथ्वी का एक टुकड़ा मैंने यहां पर बनाया हुआ है, ठीक है। सबसे ऊपर हम लोग रहते हैं, ठीक है। इस टोटली ओवरऑल इतने इस चीज को हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। आपने नाम सुना होगा, क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल जहां पर हम लोग रहते हैं, लिथोस्फीयर, ठीक है। इस लिथोस्फीयर से कंडीशन ये होती है फ्रेंड्स कि यदि आप पृथ्वी की सरफेस से 80 से, कहां से? 80 से 200 किलोमीटर लिथोस्फीयर से, यदि यानी कि सरफेस से आप 80 से 200 किलोमीटर की डेप्थ में जाओगे। कितनी? यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सरफेस से 80 से 200 किलोमीटर की डेप्थ में जाओगे तो आपको वहां पे मिलेगा मैग्मा। ये रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, यहां पे क्या मिलेगा? यहां पे मैग्मा मिलेगा। अब ये मैग्मा क्या होता है? समझना इस चीज को
कि जब सरफेस से आप 80 से 200 किलोमीटर की डेप्थ में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्मा मिलेगा। और ये रेड कलर का होता है। आपने लावा देखा होगा, आप सभी ने एटलीस्ट काफी लोगों ने ज्वालामुखी पर्वत देखा होगा, रियल में नहीं भी देखा हो लेकिन ऑनलाइन यूट्यूब पे कई लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। उस ज्वालामुखी से बाहर जो निकलता है लिक्विड फॉर्म में, रेड कलर का या येलो फॉर्म में आपने देखा होगा, लिक्विड फॉर्म में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस पर हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये लावा है। समझ लो क्या कहते हैं कि लावा है। ये जो लावा होता है जो हम लोग बाहर पृथ्वी की सरफेस पर देखते हैं ज्वालामुखी के द्वारा, तो जब तक ये लावा पृथ्वी के अंदर होता है रेड कलर में तो हम इसे कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग इसको, मैग्मा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, मैग्मा। कौन सी डेप्थ में, 80 से 200 किलोमीटर की डेप्थ में है, ठीक है। ऊपर हमने देख लिया लिथोस्फीयर जिसको हम लोग कहते हैं स्थल मंडल, और जब 80 से 200 किलोमीटर की डेप्थ में आएंगे तो इसे कहते हैं दोस्तों एस्थेनोस्फीयर। इसे क्या कहते हैं हम लोग, एस्थेनोस्फीयर, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं दुर्बलता मंडल। तो मैं दुर्बलता मंडल लिख देता हूं ताकि आप लोगों को इजी में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। तो कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि लिथोस्फीयर स्थल मंडल से जब आप 80 से 200 किलोमीटर की डेप्थ में जाओगे नीचे पृथ्वी के, ठीक है, तो वहां पर आपको लिक्विड फॉर्म में क्या मिलेगा, मैग्मा मिलेगा। कहां पे, दुर्बलता मंडल में। मैग्मा लिक्विड फॉर्म में, तरल रूप में है, और उसके ऊपर ये जो मोटाई का स्थल मंडल है ये क्या करता है, प्लेटों के रूप में, यानी कि एक प्लेट के रूप में जो पेंजिया था इसके ऊपर तैर रहा था। समझ में आ गया होगा आपको, क्या कर रहा था, तैर रहा था। अब यहां पर जो मैग्मा है वो काफी गर्म है। अब इस मैग्मा से आपको पता है कि गैसेस, जलवाष्प, कई प्रकार की गैसेस ऊपर प्रेशर डालेगी, किसके ऊपर, पेंजिया के ऊपर। जब ये गैसेस इस पेंजिया के ऊपर प्रेशर डालेगी तो जायज है कि जहां पर भी इस पेंजिया, यानी कि इस पेंजिया रूपी एक प्लेट में, स्थल खंड की एक प्लेट में जहां पर भी कमजोर बिंदु होगा वो क्या करेगा, वहां से ये मैग्मा क्या करेगा, बाहर निकलेगा और इसे क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो आपका पेंजिया था वो कितने पार्ट में टूट गया, 2 पार्ट में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और बाकी हम लोग जो वर्तमान में 7 महाद्वीप देखेंगे वो 7 महाद्वीप बनने का मेन कारण भी यही क्रिया है। क्लियर इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात क्या होती है यहाँ पे, आपने ये तो देख लिया कि स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल, और मैग्मा भी देख लिया है, ठीक है। अब देखो मैग्मा, आप जब मैग्मा देख ही लिया है तो आप लोगों में से कई लोगों ने ज्वालामुखी पर्वत देखा होगा। इस प्रकार से ज्वालामुखी पर्वत होता है, और ये जो ज्वालामुखी का माउथ होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जहाँ से लावा बाहर निकलता है, ठीक है, जो ज्वालामुखी का माउथ होता है जहाँ से लावा बाहर निकलता है, इस माउथ को हम लोग कहते हैं क्रेटर। इस माउथ को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर, यानी कि ज्वालामुखी के मुंह को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और इस क्रेटर, यानी कि इस क्रेटर के नीचे, इस क्रेटर के नीचे जब तक यहां पे लावा रहेगा, जो लावा हम लोग बाहर कहते हैं, जब तक जो लावा इस क्रेटर के मुख यानी कि ज्वालामुखी के अंदर रहेगा, पृथ्वी के अंदर इस फॉर्म में, तो हम लोग इसे कहते हैं मैग्मा। क्या कहेंगे इसको, हम लोग मैग्मा कहेंगे। जब तक ये जो लावा हम लोग पृथ्वी के सरफेस पर देखते हैं बाहर, ये पृथ्वी के अंदर रहेगा, तब तक हम लोग इसे क्या कहेंगे, मैग्मा कहेंगे। और यही मैग्मा जब इस क्रेटर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तब हम लोग इसे कहते हैं लावा। तब क्या कहेंगे हम लोग इसको, लावा। ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी मुंह को क्या कहते हैं, क्रेटर। अब आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि यदि ये ज्वालामुखी, इसमें से लावा बाहर निकलना बंद हो जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं कि ये मृत ज्वालामुखी है, यानी कि ये ज्वालामुखी मर गया है, अब यहां से लावा नहीं निकलेगा। ये ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो या एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है, इतना हम लोग कहते हैं। तो जब ये ज्वालामुखी मर गया, ऊपर इसके माउथ को क्रेटर कहते हैं जहां से लावा बाहर निकलता है। और वो क्रेटर कैसा होता है, कटोरे नुमा होता है। सभी के घर में कटोरे होते होंगे, थाली नुमा होता है, ठीक है ना। थाली नुमा आकृति में जब ये ज्वालामुखी मर गया, इसके माउथ को हम लोग क्रेटर कहते हैं। बारिश, वर्षा के समय जब इस क्रेटर में वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है
समझ रहे हो, वर्षा का जल इस क्रेटर में इकट्ठा हो गया, तो क्रेटर में जो वर्षा का जल इकट्ठा हो जाएगा, और आपको मैं बोल दूं कि आप किसी हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए और ऊपर से इस क्रेटर में एकत्रित जल को देखिए, तो आपको कैसा लगेगा, एक झील के समान लगेगा। और इसी प्रकार क्रेटर में बनी हुई झील को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। और आपने महाराष्ट्र की लोनार झील का उदाहरण कई बार सुना होगा कि महाराष्ट्र की लोनार झील किस झील का उदाहरण है, तो वो एक क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग आगे कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। फिलहाल हमारा मेन मोटो क्या है कि हमें 7 महाद्वीप और 5 महासागरों तक पहुंचना है। ठीक है, ओके। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोगों ने पेंजिया को 2 भागों में टूटते हुए देख लिया है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अंगारा लैंड पुनः टूटेगा। अंगारा लैंड क्या होगा, अंगारा लैंड पुनः टूटेगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने यहां तक का सीक्वेंस देख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे चलते दोस्तों, और जब आगे चलेंगे तो जो अंगारा लैंड है वो अंगारा लैंड पुनः टूटेगा। टूटने की प्रोसेस भी हम लोगों ने अच्छे से देख ली है। ठीक है, टूटने की प्रोसेस भी हम लोगों ने अच्छे से देख ली है। ठीक है, कंडीशंस क्या होगी, कंडीशन यहां पर फ्रेंड्स ये होगी, कंडीशन ये होती है यहां पे कि जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड पुनः टूटेगा। ठीक है, टूटने के बाद में आप देखोगे कि अंगारा लैंड से कितने महाद्वीप बनेंगे, अंगारा लैंड से कितने महाद्वीप बनेंगे। तो यहां पर एक भूखंड ये बनता है और दूसरा भूखंड आप लोग फ्रेंड्स यहां पे देखोगे तो कुछ इस प्रकार से बनता है। किसके ऊपर की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर की बात कर रहे हैं। रविंद्र चमेल का वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, किसकी बात हो रही है, अंगारा लैंड की। आपने यहां पे देखा था कि पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है ना, और ये पेंजिया के जो 2 भाग है, 2 भूखंड हैं, वो पुनः टूटेंगे, तभी तो हमें 7 महाद्वीप देखने को मिलेंगे, तभी तो हमें क्या मिलेंगे, 7 महाद्वीप देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो ऊपर वाला अंगारा लैंड है वो टूटेगा तो हमें 2 भूखंड नजर आ रहे हैं। ठीक है, कितने भूखंड नजर आ रहे हैं, 2 भूखंड। अब इन 2 भूखंडों को हम लोग देख लेते हैं। तो एक का नाम है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, एक का नाम क्या है, उत्तरी अमेरिका। तो एक बात तो आपको यह क्लियर हो गई कि अंगारा लैंड से एक महाद्वीप कौन सा बना है, उत्तरी अमेरिका। एक महाद्वीप कौन सा बना है, उत्तरी अमेरिका। सुभाष तरोले गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, अंगारा लैंड से एक भूखंड कौन सा बना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रूप में। और जो दूसरा जो भूखंड है, इस दूसरे भूखंड को दोस्तों हम लोग कहते हैं यूरेशिया। दूसरे भूखंड को क्या कहते हैं, यूरेशिया। अब यहां पर देखो, सबसे पहला तो क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि अंगारा लैंड से कितने भूखंड बने, कितने भूखंड बने, तो 2 भूखंड आपको पता लगाना है, एक उत्तरी अमेरिका और दूसरा कौन सा है, यूरेशिया। इस यूरेशिया में आप यहां पर देखोगे तो इस यूरेशिया में एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम आपको याद रखना है। इस पर्वत को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं यूराल पर्वत। इस पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं, यूराल पर्वत। अब आपको यह पता होगा कि ये यूराल पर्वत इस यूरेशिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग। डायरेक्शन के बारे में आपको बखूबी पता होगा। ठीक है, यूराल पर्वत इस यूरेशिया को 2 भागों में विभाजित करता है, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। तो इस यूराल पर्वत के जो पूर्व में है, इस यूराल पर्वत के जो पूर्व में है, इसे हम लोग कहते हैं एशिया। यानी कि यूरेशिया एक भूखंड है, उसमें एक माउंटेन है यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत के पूर्व में जो क्षेत्र है भूखंड का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एशिया। और इसी यूराल पर्वत के पश्चिमी भाग को हम लोग कहते हैं यूरोप। पश्चिमी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, यूरोप। यानी कि यहां से अब आपको 3 महाद्वीप देखने को मिल गए होंगे, और तीनों महाद्वीप किससे बने हैं, अंगारा लैंड से। तीनों महाद्वीप किससे बने हैं, अंगारा लैंड से। ठीक है, अब बचा कौन सा, गोंडवाना लैंड। जब 3 महाद्वीप यहां पे बन गए हैं तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि बाकी की जो 4 महाद्वीप होंगे वो किससे बनेंगे, गोंडवाना लैंड से। तो चलिए हम लोग उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स आप देखोगे, यहां पर जब हम लोग देखेंगे तो एक महाद्वीप हमें यहां पे नजर आएगा, एक यहां पे, और एक ये ऑस्ट्रेलिया एंड दिस अंटार्कटिका। ठीक है, इनके नाम हम लोग पहले
लिख लेते हैं, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका के नीचे जो भूखंड बनेगा इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी अमेरिका। इसे क्या कहेंगे? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। यहां पे जो भूखंड आपको नजर आ रहा है इसे हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। इसे क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया। और ये जो अंदर ये दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कहते हैं अफ्रीका। अफ्रीका। और ये जो एक महाद्वीप है इसे हम लोग कहते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। बात यहां पर ये आती है कि दो भूखंड, मुख्य रूप से एक भूखंड था जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया? पेंजिया। पेंजिया दो पार्ट में टूटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। और ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पुनः विभाजित हुए और इस प्रकार से हमें 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। तो यहां पे सबसे पहली चीज आपको यह करनी है कि जो 7 महाद्वीप बने हैं तो वो किस किस भूखंड से बने हैं उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। समझ रहे हो? जो 7 महाद्वीप है ये कैसे बने हैं इसके बारे में हमें पता होना